नोटबुक, एक पेन, अपना रखें। और कोई डाउट आपको है लास्ट क्लास में तो पूछ लो। वैसे कोई डाउट होगा नहीं, लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन ब्रीथिंग वाला जो चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, आप लोगों के साथ स्टार्ट करना है आज। फाइन, आप लोगों का फर्स्ट क्लास है। फोटोसिंथेसिस वाला टेस्ट दिया था आप लोगों ने? कोई डाउट है उसमें? यस मैम। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? हम थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई आप लोगों को पूछना है तो आप लोग अपने मन से पूछ लो, अदरवाइज आई विल शेयर द क्वेश्चन पेपर विद यू ऑल। अभी एक बार मेरे को बताना स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, टेस्ट देना है बच्चों आप लोगों को ना। टेस्ट देने से आप लोगों को आपके परफॉर्मेंस का पता लगेगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है छाया? एक क्यों दो पूछिए आप। ये क्वेश्चन पेपर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एंड हियर वी हैव द बायो। तो इज इट विजिबल? एक बार ऑडियो वीडियो स्क्रीन चेक। एवरीथिंग क्लियरली फाइन? एवरीथिंग फाइन? ओके। हाँ जी, बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं बना? सचिन कह रहा है मैम ऑल इज क्लियर। अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा है जिसका ऑल क्लियर है? कोई बच्चा जिसके फुल मार्क्स आ रहे हो? लाइक बायो में बता दो, बायो में कितने गलत बन रहे हैं? देखो फर्स्ट का क्या 61 का क्या करके आए हो बताओ? ए करके आए हो कि सी करके आए हो? ए करके आए, बहुत सही नंदनी। ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। ए होगा, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, बिल्कुल ठीक। 62 बताना, क्रैन्स एनाटॉमी क्या करके आए हो? किसमें देखने को मिलती है हमें क्रैन्स एनाटॉमी? C4 में है ना, C4 में देखने को मिलते हैं। नंदिनी कह रही है सी। कोई और बच्चा? वैभव भी सी कह रहे हैं। और कोई? और कोई? एनीवन? बस दो ही बच्चे करके आए हैं। डाउट है, छाया को डाउट है इसमें, बाकी का कोई बच्चा? प्रिया जी बी कह रही है, मोहन जी सी कह रहे हैं। देखो बी को तो काट दो, सबसे पहले ही एलिमिनेट कर दो। क्लोरोप्लास्ट मोनोमॉर्फिज्म, इसे तो एलिमिनेट कर दो। ठीक है, क्यों कर दो इसे एलिमिनेट? इधर एक शब्द लिखा है मोनो। मोनो माने क्या होता है? एक या वन। ठीक है, हमें पता है क्रैंच एनाटॉमी के अंदर हमारे पास दो टाइप की सेल होती हैं, एक मेसोफिल सेल्स होती है, एक बंडल शीट सेल्स होती हैं। और दोनों ही अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी दिखाती हैं। बंडल शीट सेल्स जो है, हाँ जी बिल्कुल भेज देंगे। ये जो बंडल शीट सेल्स है ये क्या है? थिक होती हैं, है ना? तो दोनों अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी दिखा रही है, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीट सेल्स। तो क्लोरोप्लास्ट दोनों के अलग अलग है। ठीक है, इसके क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को नहीं है, इसके क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को है। तो क्लोरोप्लास्ट एक मॉर्फोलॉजी नहीं दिखा रहा, क्रैंच एनाटॉमी में अलग अलग दिखा रहा है। ठीक है, तो बी को तो सबसे पहले काट दो। ए और सी में कंफ्यूजन होता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन देखो सी क्या लिखा है? सेंसिटिविटी टू द हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर में सेंसिटिव नहीं है। हाँ जी बोलिए बेटा, आशीष करके नाम, न्यू इन द क्लास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, अपना शुभ नाम बता दो बेटा। मैम प्रेरणा। प्रेरणा, न्यू इन द क्लास, फर्स्ट क्लास? Yes ma'am, yes ma'am, this is first class for you. फर्स्ट क्लास, ओके। विद मी और नवंती? Yes ma'am, with you. ओके फाइन। चलो तो अब आ गए हो तो मजे से क्लास लेनी है, अच्छे से बैठ जाओ सब बच्चे और ध्यान से सुनना भाई। 1 घंटे की क्लास है, अपने को हंसना भी है, सीखना भी है और फन वे में पढ़ना है। हाँ जी बोले, जल्दी से बोले प्रेरणा, क्योंकि क्लास करनी है। बता सकते हैं आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? बेटा अभी मैं फोटोसिंथेसिस का आपका टेस्ट हुआ था संडे को, वो डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपने दिया हो तो आपको आइडिया होगा। टेस्ट हुआ है ना बच्चों? ठीक है बेटा प्रेरणा, टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी देर हम। 62 का आंसर भाई हाई प्रोडक्टिविटी होगा। एक मुझे बात बताओ, जो बच्चे सी कह रहे हैं, एक बात मुझे बताओ कि C4, ये तो सबको पता है क्रैंच एनाटॉमी C4 में मिलती है, इस बात में कोई डाउट है? हम लेकिन जो हमारी नेक्स्ट क्लास रही है ना, उसमें हमने स्टार्ट ही किया है ट्रांसपोर्टेशन वाला चैप्टर। प्रेरणा अभी आप इस क्लास में आए हो तो दैट मीन्स आप इस ग्रुप के हो, तभी आप इस क्लास में आए हो। और सारे जो बैच है उनमें सिलेबस जो है वो सेम चल रहा है। तो अभी हम फोटोसिंथेसिस का चैप्टर टेस्ट थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको पता लग जाएगा, आपकी फर्स्ट क्लास है ना बेटा, यू डोंट वरी। एक बार टेस्ट डिस्कस कर ले हम। हर बैच में एक ही टॉपिक चल रहा है, उसकी चिंता छोड़ दो आप।
बायो के अंदर मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, एक इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, क्रैंज एनाटमी C4 प्लांट्स में होती है ना, ठीक यस है। मैम। हाँ चलो, कोई तो बच्चा, सचिन वेरी नाइस, यस मैम बोला किसी बच्चे ने, तो क्रैंज एनाटमी C4 प्लांट्स में होती है। और C4 प्लांट्स जो होते हैं वो उनका जन्म ही क्यों हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि भाई C3 प्लांट्स जो हैं हाई टेम्परेचर पर उनके अंदर क्या होने लग गया, रुबिस्को की बाइंडिंग ऑक्सीजन के साथ होने लग गई। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हो गया भाई कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गया, फोटोसिंथेसिस रुक गया, फोटोसिंथेसिस रुक गया, दैट मींस प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। बताओ क्या ये कहानी समझ आती है। अब इस वजह से ही तो C4 का जन्म हुआ था। तो C4 का जन्म क्यों हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। और क्रैंज एनाटमी C4 में मिलती है, तो क्या लिखा है, क्रैंज एनाटमी इज प्रेजेंट इन प्लांट्स व्हिच शोज हाई प्रोडक्टिविटी। क्लियर है इसका एवरीबॉडी, ठीक है, थम्स अप कर दो सबको क्लियर हो गया तो। 63, चलो 63 पे बढ़ चलते हैं, कदम कदम बढ़ा जाए, खुशी के गीत गाए जाए। 63 मेरे क्लास के हर बच्चे का सही है, 63 वेरी गुड, बहुत बढ़िया नंदिनी सचिन, बहुत बढ़िया, उमदा जवाब दे रहे हैं बच्चे। बाकी के बच्चे कहाँ हैं, बाकी के बच्चे गांधी जी के कौन से वाले बंदर हैं। शबरीन, वैभव, वैभव सॉरी व्हाट्स योर नेम, आई फॉरगेट अगेन। वैभव अपना नाम भी अपने ऑप्शन के साथ बगल में लिख दो, मुझे बार बार रिवाइज करवाओगे ना तब मुझे याद रहेगा। रिवीजन इज द की टू लर्न, है ना। देखो मैम को भी रिवीजन की जरूरत पड़ती है, मैम भी इंसान है। बिल्कुल सही, प्राची, वेरी नाइस दिस, हाँ ऐसे ऐसे मुझे याद हो जाएगा, धीरे धीरे मेरे दिमाग में फिट हो जाएगा कि देव शरण प्राची है। बहुत सही। 64 का बता दो क्या लगा के आए हो। नंदिनी जी सी कह रही है। अच्छा बेटा प्रेरणा, और प्रेरणा जैसे और जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं ना, ठीक है, क्लास में थोड़ी देर बैठो, क्वेश्चन प्रैक्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर फोटोसिंथेसिस में कोई डाउट भी हो गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम पूरा फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास तो छोड़ा ही मत करो। देखो तुम एक सीक्रेट बताती हूँ, एक सीक्रेट बताती हूँ तुमको, पढ़ते सब है, क्योंकि भाई अब बच्चे पागल नहीं है, बच्चों को पता है कि 11th 12th पे करियर डिपेंड करता है, तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही वैभव जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आंसर 64 का सी है। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, और वैभव अपना नाम भी बता दो एक बार मेरे को, क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ पढ़ते सब बच्चे, सबको पता है 11th 12th में करियर डिपेंड करता है, लेकिन बेटा पढ़ने की स्ट्रेटेजीज होती हैं। जैसे एक तो ये तरीका है पढ़ने का कि आप क्लास में आए, आपने चैप्टर समझा, आपने फिर जाके घर पे पढ़ा और फिर आपने क्वेश्चन लगाए, ये भी बढ़िया तरीका है, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन पता है आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप 12th में हो जाओगे और आपका नीट का एग्जाम पास आने वाला होगा ना, तब आपके सर पे ऐसे बर्डन सा होगा कि ओहो नीट का एग्जाम पास आ रहा है, पूरी 11वीं है, पूरी 12वीं है, कैसे रिवाइज करे, कैसे पढ़े। मतलब रिवीजन जहाँ पे एक एक हर्डल बन जाती है, हमें नहीं समझ में आता कि सो मच इज देयर और हम रिवाइज कैसे करें। आप एक्सपीरियंस क्या होगा, अभी आप स्कूल वोल में टेस्ट वेस्ट देते हो, स्कूल का टेस्ट ही लेके चल रही हूँ मैं, स्कूल का टेस्ट तो लेवल बहुत कम है नीट से, ठीक है, लेकिन उसका एग्जाम्पल अगर लो, आपका जब टेस्ट होता है तो क्या सबसे बड़ी जो चुनौती होती है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने होता है, क्या होता है, समय कम, सिलेबस ज्यादा, रिवीजन कैसे करें, यही चुनौती होती है ना, यही चुनौती है, समय कम, सिलेबस ज्यादा, रिवीजन कैसे करें भाई, ये वाला सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है इस चीज को ओवरकम करने की, ध्यान से सुनना, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। ये उन बच्चों के लिए एक लेसन है जो बच्चे पहली बार आज क्लास में आया, ध्यान से सुनना मेरी बात। पता है क्या करा करो, ऐसे टाइम पे एक 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 तकनीक काम आ सकती है, वो ये है कि जो चैप्टर तुमको रिवाइज करना है ना, उस चैप्टर के तुम क्वेश्चन लेके बैठ जाओ। अब मान लिया वो चैप्टर तुम्हें नहीं आता या तुम भूल गए, तुम्हें तुम्हें एक भी सवाल नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, तुम क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और तुम क्वेश्चन पढ़ो, 1 घंटा दिमाग लगाओ क्वेश्चन पे, तुम्हें आ नहीं रहा तब भी लगाओ। अब तुम क्वेश्चन पे 1 घंटा दिमाग लगाओगे तो तुम्हारे दिमाग में भले ही तुम्हें जवाब नहीं आता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएंगे, क्वेश्चन बैठ जाएंगे, उनके ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। अब तुम जब जाके चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हारी नजरें सीधा जाएंगी, जैसे तुमने क्रैंज एनाटॉमी का क्वेश्चन पढ़ लिया और उसके बाद तुम चैप्टर पे गए, तो तुम्हारी जब तुम C4 खोलोगे तो नजरें एकदम से ही क्रैंज एनाटॉमी को टेंशन देंगी, क्योंकि तुमने क्रैंज एनाटॉमी शब्द क्वेश्चंस में देखा था। तो क्या होगा, ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, उन पे ऑटोमेटिक तुम्हारा टेंशन चला जाएगा जब तुम बुक में उसे पढ़ोगे। बहुत काम की तकनीक बता रही हूँ मैं, हल्के में मत लेना, इसको कभी अप्लाई करके देखना, ठीक है। बात आ रही है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ, कि मैं कोई उर्दू फारसी की भाषा लग रही हूँ, यहाँ पे एकदम सन्नाटा सा मचा रखा है, ना थम्स अप है, ना यस मैम है, ना ओके मैडम है। हाँ जी
जीते जाते बच्चे हो, पता लगना चाहिए, कहीं मैं सोचूं कि ठंड में बर्फ में तुम ही जम गए बस, है ना। बिल्कुल, अब लग रहा है हाँ क्लास में जीवन है, क्लास जीवित है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो आज ही ट्राई करें, अरे वाह भाई, ये है बच्चे, आज ही ट्राई करिए, बिल्कुल माधव जी करके देखें ट्राई। अब अगला सवाल स्कॉटर एक्टिव बता ही दिया इनका बच्चों ने जवाब, मैडम कैंप प्लांट्स, कोई हार्ड सवाल नहीं था। कोई टफ सा सवाल देख लो तुम्हें जो डाउट हो, कोई डाउट है तो पूछो, तुम्हें हो किसी में डाउट तो वो बता दे। नहीं है, ठीक है जी, है तो पूछ लीजिए। 66 का क्या करा ये बता दो, चलो 66 वाला ठीक ठाक क्वेश्चन, 66 का बता दो फिर सबरीन बानो, 66 का बता दो क्या करा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन जेड स्कीम, क्या लगा के आए हो इसका। डी बोल रहे हैं बच्चे, ये कौन हमें क्लास में जो एंट्री एग्जिट कर रहा है। डी बोल रहे हैं, डी डी डी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डी बिल्कुल सही। फोटो सिस्टम 2 to FPS। कोई बच्चा ऐसा जिसे सवाल समझ नहीं आया हो, समझ आ भी गया तब भी समझा देते हैं, एक दो चीज एक्स्ट्रा पता लगेंगी तुम्हें, देखना। तुम्हारी एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम है जेड स्कीम का, फोटो सिस्टम 2, और इलेक्ट्रॉन गया किसको, इधर लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये उन बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के भरोसे बैठे हैं, ये सोचकर कि सब जने तो बोलते हैं पेपर एनसीईआरटी में से आता है, और मैडम एनसीईआरटी में तो कहीं भी एफपीएस कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख नहीं रखा, तो ये सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी है। नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है। तुम्हें एक बात बताती हूँ, सब लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी सफिशिएंट, एनसीईआरटी सफिशिएंट फॉर द नीट, नीट के लिए एनसीईआरटी को रट लो, घोट लो, पी लो, ये कर लो, वो कर लो, और सवाल देखते हैं ना जब हमें लगता है कि एनसीईआरटी से तो काम नहीं चलता, नीट के लेवल को टच नहीं करती एनसीईआरटी, सवाल देख के कई बार हमें ऐसा लगता है। बताओ मैं सच बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ, रिलेटेबल है नॉन रिलेटेबल है, इतना तो बता दो, इतना तो बता दो बच्चों, रिलेटेबल है नॉन रिलेटेबल है। कि सब बोलते हैं एनसीईआरटी से आएगा, और जब सवाल देखते हैं तो लगता है कि हमने एनसीईआरटी तो पढ़ा था पर हमें सवाल नहीं आया मैडम, और आपने बोला था एनसीईआरटी से आता है सब कुछ, हम एनसीईआरटी के भरोसे रह गए और हमारा दोस्त निकाल ले गया जिसने मोटी मोटी किताब पढ़ी थी। नहीं भाई भाई, ऐसा नहीं होता, तुम्हारा दोस्त ने मोटी मोटी किताबें पढ़ी और वो निकाल ले जाए, जो बहुत मोटी मोटी किताब पढ़ेगा और एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा उसका नहीं निकलता। ठीक है, अब तुम्हारा डाउट है मैडम ये PS1 to FPS लिख रखा है, FPS कॉम्प्लेक्स तो ऐसा करके एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा, तो ये सवाल एनसीईआरटी के हिसाब से कैसे हुआ, है ना। अगर एनसीईआरटी इज द की तो कैसे। देखो एनसीईआरटी को अगर मैं ये बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुनना बच्चों, अपने कान बड़े कर लो और आंखें भी बड़ी कर लो, मैं काम की बात बता रही हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही होती है ना, तब 4 बातें एक्स्ट्रा ज्ञान को मिलती हैं। नॉर्मल की क्लास में फिर भी एक दो चीजें, नॉर्मल थ्योरी चल रही है, समझाना चल रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन करवा रहे हैं हम, पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तब तो बस ये समझ लो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टाइप होती है, उस टाइम मैडम के मुंह से 4-5 बातें एक्स्ट्रा निकल जाती हैं। छाया करिए मैम, सेकंड टाइम पे आ गया, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया छाया गया, बहुत बढ़िया, तुमने जवाब सही दिया है बच्चों। लेकिन मैं तुम्हें एक जो चीज समझाना चाह रही हूँ ना, यहाँ से इससे रिलेट करके जो एक चीज समझाना चाह रही हूँ, वो है मेथड टू अप्रोच एनसीईआरटी। ठीक है ना, एनसीईआरटी में पेपर आता है, ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है, आता है भाई इसमें से ही। लेकिन उस ये उस बच्चे के लिए सच है जो एनसीईआरटी को पढ़ना जानता है, एनसीईआरटी को नॉर्मल किताब की तरह नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम दे रखा है, जेड स्कीम में दे रखा है ऐसा ही करके डायग्राम जेड स्कीम के अंदर, ठीक है। उसने इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम नहीं लिखा एफपीएस कॉम्प्लेक्स, हालांकि होता है एफपीएस कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, लेकिन एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया। और मैंने भी जब तुम्हें जेड स्कीम पढ़ाया था तो मैंने यही बोला था कि तुम्हें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पीपी से 3 नाम लिखे थे, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन ऐसे करके, और मैंने बोला था याद करने की जरूरत नहीं है, और थी भी नहीं, ठीक है, थी भी नहीं। जितना एनसीईआरटी में देना याद उतना ही करना है। फिर इस सवाल का जवाब कैसे देंगे मैडम हम, क्या पूछा सवाल में, सवाल में क्या पूछा, कहाँ गया कर्सर अपना, सवाल में क्या पूछा, अपहिल मूवमेंट। अपहिल मूवमेंट समझते हो क्या होता है, तुमने सवाल का जवाब तो सही दे दिया, लेकिन सिर्फ जवाब देने से बात नहीं बनती, जवाब देने से बात बन जाती है अगर ये नीट का पेपर होता, पर फिलहाल ये अवंती का पेपर है, नीट का पेपर नहीं है। तो यहाँ पे अवंती में दो, चाहे तुम अपने
कोई दूसरा ट्यूशन में तुम्हारा कोई मॉक ले रहा हो, कोई कोचिंग में तुम्हारा कोई मॉक ले रहा हो, कोई एमसीक्यू टेस्ट हो, तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बस मेरा सवाल सही है या मेरा सवाल गलत है। तुम्हारा मकसद होना चाहिए सवाल के पीछे जाना, कि सही है तो मेरे को चारों ऑप्शंस के बारे में पता है, गलत है तो क्या मेरे को चारों ऑप्शंस के बारे में पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे ऐसे नहीं कि मेरा डी लगाया और सही बन गया तो बस बात खत्म, ना भाई ना, ऐसा नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ, तुमने सवाल सही करा तो तुम बताओ, मेरे को जवाब चाहिए तुम्ही से। बताओ अपहिल मूवमेंट क्या होता है, फटाफट बता दो, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे पर ये डिस्कस करेंगे। तुम लोगों ने सवाल सही किया है, मेरे को बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, मैं नाम लेने वाली हूँ बच्चों के जिन्होंने डी आंसर किया है, बहुत बढ़िया उनका जवाब। जैसे कि लो टू हाई कंसंट्रेशन रौनक, डाउन टू अप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ज्योति, लो टू हाई, लो टू हाई, बिल्कुल सही, वेरी नाइस रौनक, सर्वेश एंड दो ही बच्चे। ज्योति बेटा डाउन टू अप इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट इज लो टू हाई। अब लो टू हाई क्या, एनर्जी, लो टू हाई क्या, एनर्जी, अधूरी है तुम्हारी भी डेफिनेशन। कंसंट्रेशन नहीं रौनक बेटा, कंसंट्रेशन नहीं, डिफ्यूजन नहीं पढ़ रहे, डिफ्यूजन नहीं पढ़ रहे, एनर्जी, एनर्जी, लो टू हाई एनर्जी, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, ये पेन दिख रहा है, ये मैंने अपने हाथ पे पेन रखा है, इस पेन की क्या है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तुम्हें पता है, फिजिक्स पढ़ी है तुमने, इतनी फिजिक्स पढ़ी है, मेरा हाथ कुछ हाइट पे है और पेन मेरे हाथ में रखा है, दैट मीन्स पेन की कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अब मैंने क्या करा, इस पेन को उठा के ऊपर ले गई, मैं इस पेन को मैं उठा के ऊपर ले गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ गई, ठीक है। ये तो बात थी पोटेंशियल एनर्जी की। एनर्जी कई तरह की होती है, यहाँ पे कैसी एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ कैसी एनर्जी की बात हो रही है, बात बताना। यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड के ऊपर लाइट आके गिरी, गिरी। अब एक बच्चा बोलता है धीमे से यस मैम, बाकी किसी बच्चे को ना गिरती सुनाई दी ना गिरती दिखाई दी। चलो आने लगे जवाब, हाँ ठीक है ना। चैट बॉक्स तुम्हारा ऐसे आना चाहिए कि यस मैम, नो मैम, दो चार बच्चे भी बोल दो, मेरे को पता लगे मेरी क्लास जिंदा है, जी रही है, अच्छे से है, मेरे को फिक्र हो जाती है, समझा करो, ठीक है ना। तो क्या है, लाइट आ रही है और फोटो सिस्टम सेकंड पे लाइट गिरी, तो इलेक्ट्रॉन हुए एक्साइट। इलेक्ट्रॉन क्या हुए बेटा, इलेक्ट्रॉन क्या हुए एक्साइट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए। अब इतनी केमिस्ट्री तो तुम्हें पता होगी ना कि इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे शेल्स के अंदर होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को तुम एक्साइट करते हो तो वो हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करते हैं, हायर ऑर्बिट की तरफ शिफ्ट करते हैं। इतनी केमिस्ट्री हम सब बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते, इतनी तो जानते हैं, वरना नीट नहीं निकलेगा। सब जानते हैं बिल्कुल, के एल एम एन शेल मैम हमने पढ़ी है, आप क्या समझ रहे हो, यूं ही थोड़ी ना दिसंबर में आ गए हम, जनवरी से पढ़ रहे हैं इन चीजों को, यूं ही बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुए बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल पे गए हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, एक हायर एनर्जी लेवल पे गए हैं। एनसीईआरटी ने ना ये बातें बोल रखी ना ये बातें लिख रखी, सिर्फ एक डायग्राम दे दिया, और उस डायग्राम से इनडायरेक्टली तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लोअर एनर्जी स्टेट से एक हायर एनर्जी स्टेट की तरफ गए हैं। दिस इज कॉल्ड अपहिल मूवमेंट। अब मेरे को एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां भी जाता है, यहां से यहां भी जाता है, फिर यहां से यहां भी जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपहिल मूवमेंट है क्या? देखने से ही पता लग रहा है ये अपहिल तो नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? डाउनहिल है, बिल्कुल सही ज्योति, डाउनहिल है, बहुत सही। नाम है तबस्सुम जावेद बेटा, एम आई प्रोनाउंसिंग योर नेम राइट? आई थिंक यू आर न्यू इन द क्लास और नॉट, बता देना, ठीक है भाई, ओके फाइन। ये क्या है, डाउनहिल मूवमेंट है, यानी कि बेटा यहां से यहां जाने मतलब एनर्जी लेवल हाई नहीं, टुवर्ड्स लो एनर्जी लेवल। सिर्फ यहीं पे हाई एनर्जी लेवल क्यों हुआ फिर मैडम, यहाँ पे लो एनर्जी लेवल, यहाँ तो डाउनहिल और यहाँ अपहिल, ऐसा क्यों, वाई रीजन, क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि लाइट जब आई थी, लाइट ने इलेक्ट्रॉन एक्साइट सिर्फ यहीं किया था, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहा,
इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होएगा तभी तो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा ना, उसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो रहा, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गिरता चला जा रहा है अपने लोअर। देखो पूरी केमिस्ट्री लग रही है ये, जब तुम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो तो इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी ऑर्बिट को अटेन कर लेता है, एक हायर एनर्जी वाली ऑर्बिट को अटेन कर लेता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं हम कि वो अनस्टेबल होता है हायर एनर्जी स्टेट में, अपनी ग्राउंड स्टेट में वो स्टेबल होता है। केमिस्ट्री याद आ रही है दिमाग में, पीछे पूर्व जन्म में तुमने पढ़ी थी। तो फिर वो क्या करता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट को एक्वायर करता है, वापस अपनी ग्राउंड स्टेट को एक्वायर करता है, यानी कि वापस से लो एनर्जी, वापस से लो एनर्जी की तरफ चल रहा है, दैट इज डाउन हिल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है ना, तो सवाल एक है लेकिन कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चलना चाहिए कि तुम्हें सवाल इधर से उधर, उधर से इधर घुमा के भी दे दे तो तुम कर पाओ। मान लो तुम्हें यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 to FAS कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दे रखा है। लेट सपोज ऑप्शन में फोटो सिस्टम 1 नहीं होता, फोटो सिस्टम 2 होता, तो भी तुम्हारा आंसर सही होता। और मान लो अगर एक ऑप्शन ऐसा क्रिएट होता जहां पे क्या हो कि फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो वो एक अपहिल मूवमेंट है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होती? नहीं, ये सही नहीं होती, क्योंकि फोटो यस मैम, यस मैम, सब बातों में यस मैम, ऐसा थोड़ा ना यस मैम। फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ जा रहा है, वो डाउनहिल है। अपहिल सिर्फ वो तब गया है जब वो फोटो सिस्टम 2 से पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाएगा। वो बच्चे नहीं होते कि सारी मैम की बात बोल रही है, मैम के बच्चे यस मैम यस मैम यस मैम यस मैम, वो थोड़ा ना बनना है। और कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, समझ में आई बात? थोड़ा सा दिमाग हिला कि हाँ कैसे लिंक करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, आया कुछ समझ में? थम्स अप कर दो आया है तो। 67 वाज इजी क्वेश्चन, क्या करके आए हो? 10% ऑफ द सनलाइट। चलो जी ठीक है, बढ़िया, थैंक यू, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन था कि जिस बच्चे ने क्लास अच्छे से अटेंड करी और वो अटेम्प्ट ना कर पाए क्वेश्चन को, ऐसा कोई क्वेश्चन? कितने मार्क्स बन रहे हैं? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू, सिंपल है, प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। अच्छा इसका क्या करके आए हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। देखो कभी भी तुम इनकरेक्ट और करेक्ट वाला सवाल देखो ना तो एक रूल बना लो आज से, उसके ऊपर ऐसे सर्कल डाल लिया करो, क्योंकि इनमें यही गलती होती है, पूछा इनकरेक्ट होता है और हम सही वाला ऑप्शन टिक कर आते हैं करेक्ट सोच के, फिर बाद में घर आके पता लगता है तेरी की ये तो इनकरेक्ट पूछा था यार, तो वो आता हुआ सवाल गलत हो जाता है, बड़ा दुख होता है। तो इनकरेक्ट और करेक्ट दे रखा हो तो उस पर गोला मार लिया करो। बताओ इसका क्या करके आए हो? 73, कौन बताएगा? सिंपल था बच्चों पेपर तो। सबरीन मानो कह रही है सी, सी बेटा सी कैसे आपको इनकरेक्ट लग रहा है सबरीन? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ATP और NADPH+H+। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, अभी हमने पीछे जेड साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक वाला डायग्राम बनाया बेटा, देखो जेड स्कीम बनाई है ना। हाँ बिल्कुल सही, डी है उसका सही जवाब। देखो ये बना रखा हमने डायग्राम, इसमें क्या होता है, एक देखो NADPH2 बन रहा है, एक ATP बनती है इसमें, तो ये बात तो ठीक है, एक NADH2 बनती है, एक ATP बनती है, और वाटर की फोटोलिसिस होती है जेड स्कीम में। ठीक है, ऑप्शन सी तो सही है। अगर कुछ गलत है तो वो डी गलत है ना, क्यों गलत है डी? देखो ध्यान से पढ़ो, NADPH2 इज एसोसिएटेड विद PS2 लिख रखा है, अभी देखो यहाँ पीछे NADPH2 किसके साथ एसोसिएटेड है? NADPH2 PS1 के साथ एसोसिएटेड है ना, PS1 फोटो सिस्टम 1 के साथ, है ना, तो डी होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। सुषमा बोले तो भूमिका, बेटा सुषमा बोले तो एक बार अपना नाम बताना फिर से, यह बहुत लोचा है। भूमि, भूमिका नहीं भूमि, ओके। देयर वाज अ स्टूडेंट नेम्ड विद भीम सिंह इन द आईडी एंड हर नेम इज भूमिका इन सम अनदर बैच। तो ऐसे तो मैं आईडी और बैच के हिसाब से बच्चों का नाम याद करती रहूंगी तो मुझे ही 4 रिविजन लगेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का नाम और आईडी अलग अलग है, अरे अभी कर रहे हैं वैभव जी, एक तो अपना नाम लिखो, है ना, जिनका नाम और आईडी अलग अलग है वो अपना नाम जरूर लिख दिया करें अपने आंसर के साथ, ताकि मेरा रिवीजन हो जाए। तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो बच्चों, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करें। ये देखो क्वेश्चन पेपर तुम्हारे आगे है। अच्छा वैभव का नाम वैभव ही है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 69, ओके।
ओके ओके, हाँ मुझे पता लग गया। क्वेश्चन नंबर 69 ज्योति पूछ रही है, बता देते हैं एक बार। ओके यस, रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है बेटा ज्योति? देखो यहाँ समझो, सब बच्चे समझ लो। क्या करके आए वैसे आप लोग, इसका बताना। और किसी ने तो क्योंकि पूछा नहीं, ज्योति ने पूछा, तो मैं तो ज्योति को बता रही हूँ। और बाकी के बच्चे भी ज्ञान अर्जित कर लो भाई। 3 इडियट्स नहीं देखी? ज्ञान जहां से भी मिले बटोर लेना चाहिए। क्या करके आए हो रेड ड्रॉप इफेक्ट का, बताना आंसर। आंसर बता दो एक बार मुझे चैट बॉक्स में, इतने में समझा रही हूँ। बेटा ये इमर्सन नाम के व्यक्ति ने बताया था। जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए थे, पता नहीं आपने पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, वहां पे टीडब्ल्यू इंगलमैन का जब मैं एक्सपेरिमेंट बता रही थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि रेड लाइट के अंदर हमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा मिलती है, वहां पे मैंने रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में भी बताया था। देखो आपको पता है कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर बेटा एक रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए का, जो कि एक्टिव होता है 680 नैनोमीटर की लाइट पे, है कि नहीं ज्योति बताओ? ऐसे फोटो सिस्टम 1 में भी एक रिएक्शन सेंटर होता है जो कि एक्टिव होता है 700 नैनोमीटर की लाइट पे। बताओ इतनी बात समझ आती है ना? इतनी बात हमें पता है, ठीक है। अब मान लो मैंने एक लाइट इसको दी है जो कि बियॉन्ड दिस रेंज है, लाइट बियॉन्ड दिस रेंज, इस रेंज के पार है, इस रेंज से ज्यादा वेवलेंथ की लाइट अगर मैं इसको दे रही हूं, किसको? फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 को। मतलब इसे मैं अबोव, इस फोटो सिस्टम 2 को मैं 680 नैनोमीटर से ज्यादा की लाइट दे रही हूँ, 680 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट, और यहाँ पे 700 नैनोमीटर से ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट दे रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? फोटो सिस्टम 2 इनएक्टिव रहेगा और फोटो सिस्टम 1 भी इनएक्टिव रहेगा। मतलब कि क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में ड्रॉप होगा, डिक्रीज होगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा? देखो शरीश फातिमा समझ गई है कि मैम आगे क्या बोलने वाले हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी बेटा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी, तो फिर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप इफेक्ट। बात समझ में आई ज्योति बेटा? बात आ गई समझ में? ओके फाइन, ठीक है, आगे चले। और कोई किसी का डाउट है तो पूछ लो भाई। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे, और हमारे चैप्टर का नाम है भाई रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, सरीश जी कह रहे हैं हमें डाउट नहीं है। नहीं है तो नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन अ न्यू चैप्टर। रेस्पिरेशन नहीं, सॉरी, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यस, आज हम ह्यूमन फिजियो का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। क्यों कर रहे हैं हम इस चैप्टर को स्टार्ट? ठीक है ना? हाँ जी, बच्चों का यही डाउट है कि भाई हमारा तो चल रहा था मैडम प्लांट फिजियो, और अचानक से यहाँ पे हमने जंप मार ली ह्यूमन फिजियो पे। तो भाई मैं बताना चाहूंगी बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप ही जैसे छोटे छोटे बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई है कि मैम पता है क्या करो, हमें जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना उसी चैप्टर के साथ साथ हमें पढ़ाओ। अदरवाइज क्या हो रहा है, बच्चों को दिक्कत आ रही है कि अवंती में दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, स्कूल में दूसरे चैप्टर चल रहे हैं, तो एक पेस नहीं बन पा रही। तो एक तो ये रीजन है इस चैप्टर को उठाने का कि इस टाइम स्कूल में चल रहा है या फिर स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर। दूसरा क्या कारण है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चैप्टर छोड़े गए हैं वो छुड़वा दिए जाएंगे। चैप्टर आपके सारे होंगे, हॉर्मोन्स वाला चैप्टर भी आपको करवाया जाएगा, डेवलपमेंट वाला चैप्टर भी आपको पूरा करवाया जाएगा प्लांट फिजियो में जो रह गए हैं, फिर एनिमल फिजियो में पहला चैप्टर डाइजेशन वाला है वो भी आपको करवाया जाएगा। लेकिन डाइजेशन वाला तो जैसे आपके स्कूल में कटवा रखा है, लेकिन यहाँ पे करवाया जाएगा, और स्कूल में नहीं कटवा रखा वो छुड़वा दिया वो भी करवाया जाएगा। अभी इस चैप्टर उठाने का मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि भाई स्कूल में या तो कुछ बच्चों के चैप्टर चल रहा है या हो चुका है, बहुत सारे बच्चों के, कुछ के नहीं। दूसरा कारण क्या है, अभी अभी जस्ट वेरी फ्रेश हमने रेस्पिरेशन पढ़ा है, बहुत ही रिसेंट हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आर लाइक पार्ट 2 and part 1 of बाहुबली। देखिए मूवी आप लोगों ने, है ना? ठीक है, मूवी जितनी रोमांचक तो शायद पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, लेकिन अगर हम उसको भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़े तो हमारे लिए वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। लेकिन द थिंग इज कि जैसे कि वहां पे पार्ट
1 पहले हम देखते हैं, फिर पार्ट 2 बाद में देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी टाइप से वैभव। लेकिन यहाँ हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे हम पहले पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और अब हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? हालांकि वो प्लांट फीचर का चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स था, लेकिन उसमें हमने क्या समझा, उसमें हमने समझा ग्लूकोज बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी दे रहा है। हमने आगे की कहानी को समझ लिया, हमारे पीछे की कहानी रह गई है। ठीक है, वहां हमने समझा कि ऑक्सीजन का रोल क्या है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रोल क्या है, जो ऑक्सीजन आप और हम ले रहे हैं उसका रोल क्या है रेस्पिरेशन में, कि भाई हमें पता लगा कि ऑक्सीजन वो आखिरी बंदा है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और सिस्टम में से हाइड्रोजन को रिमूव करता है। अब हमें उससे पहले की कहानी देखनी है कि ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा कैसे। हम ये देख चुके कि ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन में रोल क्या है, अब हमें क्या देखना है कि ऑक्सीजन वहां तक पहुंचा कैसे। आपके नोज से पहुंचा ना, यहां से स्टार्ट हुआ रास्ता और वहां माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे लगे हुए उन कॉम्प्लेक्सेस के पास पहुंचा कैसे। ये है हमारा सवाल, ये है हमारा पार्ट ए और ये है हमारा नया चैप्टर, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो क्या आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार हैं बच्चों? यस मैम। यस मैम। फाइन, बड़े जोश के साथ तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब नया चैप्टर, न्यू बिगनिंग्स, न्यू ईयर हो, चाहे न्यू चैप्टर हो, चाहे न्यू क्लास हो, जोश शुड बी ऑलवेज हाई, है ना? क्योंकि शुरुआत में आप अच्छा जोश लेके चलोगे तभी तो एंड तक आते 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 जब आप वेट करोगे कि चैप्टर कब खत्म होगा, तब कहीं जाके आप एक नॉर्मल जोश लेवल पे उसे खत्म करते हो। और शुरू में ही हमारा जोश है फुस, इस लेवल पे हम शुरू करेंगे, फिर एंड में क्या होगा? ठीक है ना? इसलिए तो न्यू ईयर को इतना एक्साइटेड बनाया जाता है कि शुरुआत मस्ट ऑलवेज बी जोशीली, है ना? एकदम एनर्जेटिक होके हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम ये पढ़ेंगे, पर ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ पिछड़ी प्रजातियों के लोगों के बारे में बताऊंगी, यानी कि कुछ प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जिनके दर्शन आप कर चुके हो एनिमल किंगडम के अंदर। उन्हीं के दर्शन जिनके दर्शन आप एनिमल किंगडम में कर चुके हो, फिर से थोड़े बहुत दर्शन उनके करेंगे और उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई वो सांस वास कैसे ले रहे हैं। ज्यादा नहीं जानना हमें उनके बारे में, थोड़ा ही जानना है। क्यों? क्योंकि आखिरकार आपको इंसानों का डॉक्टर बनना है, पोरिफेरेंस का नहीं। बिल्कुल, आपको पोरिफेरेंस के डॉक्टर से कोई लेना देना नहीं है, आपको इंसानों का डॉक्टर बनना है। इसलिए हमारा फोकस जो रहेगा वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे रहेगा। थोड़ा ओवरव्यू हम लेंगे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का, पोरिफेरा से लेके सारे हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, थोड़ा बहुत देखेंगे हम, मोटा मोटा जिसको बोलते हैं। सेकेंड पार्ट पे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है कि कैसे जो है वो ब्रीदिंग हो रही है। अच्छा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर आप सब जानते हो कि नहीं जानते? चलो नहीं भी जानते तो कोई नहीं, इस चैप्टर में एक बार मुझे बताना ही है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। इट इज जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। अंतर पता है आप लोगों को ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बच्चों? क्लियर है? यस मैम। ओके, थर्ड पार्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है गैस एक्सचेंज एंड गैस ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट में रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स। देखो एक आपको बताती हूँ, जब आप मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे एंड व्हेन यू विल बी देयर इन द क्लास ऑफ मेडिकल कॉलेज, जब आप वहां पे सीट पे बैठे होंगे मेडिकल सीट पे, एंड क्लास में जब आपके टीचर्स आएंगे, डॉक्टर्स आएंगे, लाइक डॉक्टर्स विल टीच यू टू बिकम डॉक्टर्स। तो क्लास में डॉक्टर्स आएंगे, जब वो पढ़ाएंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे आपको? इंसानों के बारे में पढ़ाएंगे, इंसानों की बीमारियों के बारे में पढ़ाएंगे। तो वो क्या पढ़ाएंगे? अगर उनको हार्ट की कोई डिजीज पढ़ानी है तो पहले क्या पढ़ाएंगे? पहले वो उस डिजीज से पहले वो उसका नॉर्मल फंक्शन पढ़ाएंगे कि भाई ये नॉर्मल जो है हार्ट में ये वाली चीज इस तरीके से बिहेव करती है, ड्यू टू दिस अबनॉर्मलिटी ये डिजीज बन जाती है। ऐसे ही करके पढ़ाएंगे ना, सीधा कभी आपको डिजीज नहीं पढ़ाई जाएगी। पहले आपको नॉर्मल फंक्शन, उसके बाद आपको अबनॉर्मल फंक्शन यानी कि डिजीज, डिसऑर्डर पढ़ाया जाएगा। ह्यूमन फिजियो एक छोटा सा ट्रेलर है, एक छोटा सा दर्शन है आपके आने वाले भविष्य का। जो आप सोच रहे थे कि हमने मेडिकल ली है इंसानों को जानने के लिए ली है, और जो आप वेट कर रहे हो पूरे साल से कि ना जाने कब, जिस जिस मकसद के लिए मैंने मेडिकल चुनी है, ना जाने मुझे वो कब पढ़ाया जाएगा। मुझे पता है मन मन में तो आप लोग हो परेशान, पर आप लोग अब इतने यूज्ड टू हो गए हो परेशानी से भी कि आपको याद नहीं रहता। अदरवाइज स्टार्टिंग में तो लगता होगा कि क्या मैंने तो बायो लिए है, इंसानों को पढ़ना था, मैं कब से पेड़ पौधे सेल और छोटे मोटे जानवर सब पढ़ लिया,
बस एक इंसान के बारे में पढ़ने को नहीं मिल रहा है ना? ऐसा आया मन में ख्याल? यस इस मैम। तरह यस मैम। 11th क्लास में इस तरह की ज्यादती महसूस हुई आप लोगों को, है ना? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल मैम हुई है, होती है, होती है ना? पेड़ के बारे में पढ़ा रहे हैं, पौधों के बारे में, सेल के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको छोटे छोटे एनिमल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या टिश्यू विश्यू सब पढ़ा रहे हैं, बस इंसान के अंदर का नहीं पढ़ा रहे, उसके नाट में नहीं पढ़ा रहे। फ्लावरिंग प्लांट्स के नाट में आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ह्यूमन के नाट में नहीं पढ़ा रहे, है ना? क्या मतलब बच्चों के साथ ज्यादती की गई है कि मैम फ्लावरिंग प्लांट्स की तो अनाटॉमी पढ़ा दी हमें कि रूट अंदर से कैसी है, स्टेम अंदर से कैसी है, लीफ अंदर से कैसी है, हालांकि लेना देना कुछ नहीं है प्लांट के एनाटॉमी से हमें, है ना? रिलेटेबल, रिलेटेबल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां से ह्यूमन का स्टार्ट हो गया। तो व्हाट वाज आई सेइंग कि हमेशा याद रखना पूरी पूरी की पूरी ह्यूमन फीजियो में जो भी आप चैप्टर पढ़ोगे, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हो, आपके न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड हो, किसी से भी सर्कुलेशन से रिलेटेड हो, आप हर चैप्टर में ये दो चीजें कॉमनली देखोगे और इसी सीक्वेंस में देखोगे। आप हमेशा सबसे पहले रेगुलेशन पढ़ते हो किसी भी चीज का कि वो नॉर्मली कैसे फंक्शन करती है, बॉडी में वो रेगुलेट कैसे होता है वो सिस्टम, उसके बाद अगर उसमें कोई खराबी हो गई तो उससे जो डिसऑर्डर होता है वो आप पढ़ो। डन है? करें शुरू? हो एक्साइटेड? यस मैम। यस मैम। चलो चलो भाई, तो यहाँ पे क्या है, वही रिपीट टेलीकास्ट है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओ फुल जोश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये रिपीट टेलीकास्ट है, अपन बार बार नहीं बोलेंगे, वही अपने को पता है। देखो वही अपनी पता पता ही कहानी लिखी है, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस द CO2 वाटर एनर्जी। ठीक है, ATP के फॉर्म में एनर्जी बनती है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानने का तो वो ये है बेटा कि ब्रीदिंग इज अ डैश प्रोसेस। ठीक है, आप लोग बताना डैश में क्या आएगा। डैश इज फिजिकल या फिर केमिकल या फिर फिजियोकेमिकल? बताओ क्या लग रहा है आपको? फिजिकल। फिजिकल, वेरी नाइस वेरी नाइस, फिजिकल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इट इज अ, क्योंकि ये बायो सिस्टम के अंदर हो रही है, सो वी कॉल्ड इट बायोफिजिकल प्रोसेस, वी कॉल्ड इट बायोफिजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। रेस्पिरेशन तो हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था। रेस्पिरेशन इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। यहाँ पे ग्लूकोज ग्लूकोज टूटता है, ATP वेटीपी बनती है। ब्रीदिंग इज समथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आप ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो और जो CO2 आप एक्सेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग inhalation and exhalation। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? स्टार्ट करें? ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस दे रखा है, हमें पता ही है। इट इज इन टेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ CO2 and it is breakdown of food and release of energy. It is a physical process, it is a biochemical process called respiration। बायोकेमिकल है भाई, हमें पता ही है इसमें कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, हम पढ़ के ही आए हैं अभी सारी की सारी। ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन, फिर क्रैब्स साइकिल, फिर ETS, एवरी रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हमें पता है। अच्छा, यहाँ पे ब्रीदिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा? लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रही हैं। यहाँ पे क्या है, जो रेस्पिरेशन है ये सेलुलर लेवल का प्रोसेस है। सेल पढ़ा था आपने, सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस होती है और फिर सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बची हुई प्रोसेस उसके अंदर होती है। तो रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर लेवल की प्रोसेस, सेल के अंदर होती है पर्टिकुलरली, और ब्रीदिंग जो है उसके लिए ऑर्गन्स है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ब्रीदिंग को, हम इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने बोला था कि बाहुबली का पार्ट 2 हमने पहले पढ़ लिया और पार्ट 1 हम बाद में पढ़ रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना, ये पहले होती है ब्रीदिंग, फिर रेस्पिरेशन होता है। हमने पहले रेस्पिरेशन पढ़ लिया, अब हम ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे Yes, चले? ma'am. ठीक है, Yes. तो लेट्स रीड अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे पोरिफेरेंस से, पोरिफेरेंस से देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि किस किस के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। रेस्पिरेशन बहुत सारी चीजों से हो सकता है, इट कैन बी बाय बॉडी, इट कैन बी बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
बाय ट्रैक्टल सिस्टम, गिल्स, लंग्स। थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। देखो यहाँ दिखा रखे हैं आपको स्पंजिस, वी ऑल नो इट इज पोरिफेरा। देन सिलेंट्रेट्स, खुद एक फाइलम है। फ्लैटफॉर्म्स कम्स इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, वी ऑल नो इट, है ना? याद है ना इतना सब? तो भूल तो नहीं गए? ये लोग कैसे रेस्पिरेशन कर रहे हैं बेटा? इनकी पूरी बॉडी सरफेस ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कर रही है। लाइक दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर होल बॉडी सरफेस, पूरी बॉडी सरफेस से दे कैन रेस्पायर। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जहां पे पूरी बॉडी से ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, ठीक है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेकंड देखो, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है। किन में हो रहा है? बेसिकली आर्थ्रोपोड्स में हो रहा है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर क्या होता है बेटा? इनमें ना ऐसे लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। इनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो बहुत हार्ड है। इनका एक्सोस्केलेटन कैसा है? हार्ड है। किसका बना हुआ है? कौन बताएगा? काइटिन का बना हुआ है एक्सोस्केलेटन। फॉर एग्जांपल कॉकरोच, आपके सिलेबस में डिटेल्ड क्या है कॉकरोच का, है ना? बिल्कुल। तो ये लोग स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। स्किन से रेस्पिरेशन करने के लिए कुछ खासियत होनी चाहिए ऑर्गेनिज्म में। एक तो उसकी स्किन क्या होनी चाहिए? मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? थोड़ा सा उस पे मॉइस्चर होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। दूसरा, स्किन जो है वो थिन होनी चाहिए। स्किन जो है वो क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? स्किन जो है वो पोरस भी हो सकती है, कि पोर्स प्रेजेंट है स्किन पे, तब वो ऐसी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो सकता है। एकदम कॉकरोच जैसी बिल्कुल हार्ड स्किन है, उससे कोई रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो वहां पे रेस्पिरेशन के लिए क्या सिस्टम है? ट्यूब्स लगी हुई है, लंबी लंबी ट्यूब्स हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं उनको, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको बोल दिया कि आर्थ्रोपोडा में ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन होता है, तो आपको ऐसे पत्थर की लकीर नहीं बनानी कि लक्ष्मण रेखा खींच दी, मैडम ने बोला था आर्थ्रोपोड में ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पिरेशन होता है, तो बस ट्रैकियल ट्यूब्स। क्यों भाई? हाँ, लोअर एनिमल सब स्किन से नहीं करते ना, सब लोअर एनिमल स्किन से नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि कोई हायर एनिमल है वो स्किन से नहीं कर सकता। यू कैन सी एम्फीबियंस हियर, देखो एम्फीबियंस आर नॉट दैट लोअर ना। मेंढक इज नॉट दैट लोअर। उसे बुरा लगेगा तुम उसे इतना पिछड़ी प्रजाति का बोलोगे तो, लेकिन फिर भी वो स्किन से रेस्पायर कर रहा है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ लोअर एनिमल्स ही स्किन से रेस्पायर करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आर्थ्रोपोड पूरा का पूरा फाइलम ट्रैकियल ट्यूब से रेस्पायर करता है। आर्थ्रोपोड्स में एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स भी हैं, जैसे कि प्रॉन है, क्रैब्स है, इनके पास क्या है रेस्पिरेशन के लिए? ट्रैकियल ट्यूब्स? नहीं नहीं नहीं, गिल्स है इनके पास, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी वेरिएशंस हैं एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को लेके, ठीक है। गिल्स किन 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 में है? फिशेस में है, देखो प्रॉन में है, टेडपोल्स। अभी मैंने बोला एम्फीबियंस का मैंने नाम लिया था, एम्फीबियंस का मैंने नाम लिया था। मैंने क्या बोला? एम्फीबियंस में फ्रॉग का मैंने एग्जांपल दिया। कैसे रेस्पायर कर रहा है? स्किन से रेस्पायर कर रहा है, हाँ बिल्कुल, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। वेरी नाइस माधव। फ्रॉग क्या कर रहा है? स्किन से रेस्पायर कर रहा है। लेकिन एक बात बताओ, फ्रॉग जो है वो फर्टिलाइजेशन कैसा करता है? एक्सटर्नल करता है, पता है ये बात? तो पढ़ा है, तो सुना है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है, यस मैम। ठीक है। तो जिसकी लार्वल स्टेज है वो वाटर में ही है, उसकी लार्वल स्टेज वाटर में डेवलप हो रही है। वो कैसे रेस्पिरेशन कर रही है? गिल्स से रेस्पिरेशन कर रही है। और उसकी गिल्स यहाँ होती हैं, नियर द बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स। दैट्स व्हाई उस रेस्पिरेशन को बक्कोफेरेंजियल बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल गिल्स। गिल्स है वहां पे नियर द बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बक्कोफेरेंजियल गिल्स। टेडपोल्स के अंदर, लार्वल स्टेजेस में, एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है। तो ये मोटा मोटी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, गिल्स हैं, किसी के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स हैं, कोई स्किन से रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स, जो कि मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में मिलती है। और अगर आप मेरे से पूछो कि मैडम इनवर्टिब्रेट्स, फिर इनवर्टिब्रेट्स का क्या हुआ, तो बेटा इनवर्टिब्रेट्स जो है उनमें भी बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स क्या है? एक्वेटिक है। जैसे कि अगर आप यूरोकॉर्डेट्स की, सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करोगे, सो दे आर, सम ऑफ देम आर एक्वेटिक। तो अगेन वहां पे क्या है? गिल्स है, बक्कोफेरेंजियल गिल्स वहां भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमें मेन फोकस किस पे लगाना है? हमें मेन फोकस लगाना है वर्टिब्रेट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी कि लंग्स पे। और उसमें भी हम ज्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिस पे हमारा
मेन इंटरेस्ट है, तो हमारा मेन फोकस कहाँ रहेगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। इसे हमें डिटेल में पढ़ना है। डिटेल्ड मतलब डिटेल्ड, एकदम एक एक ऑर्गन बाय ऑर्गन। ठीक है, करें स्टार्ट। कैसे आप लोग ऑक्सीजन ले रहे हो, पढ़ना शुरू करें। जाने अपने बारे में, है ना, वो कहते हैं ना अपने बारे में जानना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो तो शुरू करते हैं। देखो ध्यान से देखो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले एयर, नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स आर द होल्स ऑफ द नोज, तो नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के बाद कहाँ गई, नोज के अंदर चली गई। जो अंदर जो होलो स्पेस है इनसाइड द नोज, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। हाँ जी माधव, माधव ही नाम है आपका। यस मैम। हाँ जी बेटा, म्यूट कर लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज म्यूट करिए। ठीक है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद कहाँ गई एयर, नेजल कैविटी के बाद एयर गई फेरेंक्स के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी फेरेंक्स क्या होता है मैं बताऊंगी। फेरेंक्स के बाद गई लैरेंक्स के अंदर, लैरेंक्स क्या होता है मैं बताऊंगी। फिर गई ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया क्या होता है मैं बताऊंगी। इतना जान लो फिलहाल के लिए कि विंड पाइप भी बोलते हैं इसको। उसके बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई और फिर लंग्स। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, डिटेल में पढ़ते हैं एक एक पार्ट को। रेस्पिरेटरी जो पूरा सिस्टम है आपका, वो आपके नोस्ट्रल से शुरू होकर लंग्स तक जाता है। नोस्ट्रल से शुरू होकर लंग्स तक जाता है, ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसके अंदर दो पार्ट है, एक एक कंडक्टिंग पार्ट, एक एक एक्सचेंज पार्ट। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि गैस अंदर आ रही है, फिर ट्यूब्स में चल रही है, गैस ट्यूब्स में चल रही है। जैसे कि आपका नहीं होता, आपके घर में भी तो गैस आती है ना, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, जैसे कि जो जिनके बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, सीएनजी होती हैं, तो वो वेसल्स लगे होते हैं गैसेस के, और गैसेस पाइपलाइंस में चलती रहती हैं। तो वैसा ही बॉडी में सिस्टम है, बाहर से गैसेस आ रही हैं और पाइपलाइन बनी हुई है। पाइपलाइन को बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। सीपी माने कैन नॉट प्लेस नहीं, दिल्ली का सीपी मत समझ लेना, कंडक्टिंग पार्ट। और कंडक्टिंग पार्ट में जाने के बाद फाइनली कहाँ जाती है वो गैस, वो जाती है एक्सचेंज पार्ट में। एक्सचेंज पार्ट बोले तो, एक्सचेंज पार्ट बोले तो वो कमरा, वो जगह जहां से ये जो गैस है, गैस को मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो गैस है, जहां से ये जो गैस है बेटा, ये कहाँ जाएगी, बॉडी तक जाएगी। ठीक है ना, मतलब सेल्स तक। सेल्स को कहां से मिलेगी, एक्सचेंज पार्ट से मिलेगी। जैसे कि गैस का एक बड़ा सारा वेसल है, पाइपलाइंस लगी हुई है, फिर वो पाइपलाइंस फाइनली कहां सप्लाई करती है, आपके घर के अंदर। तो आपके घर में जो सिस्टम है, जो पाइपलाइन से गैसेस रिसीव कर रहा है, दैट इज एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट रिपीट कर दी मैंने, कंडक्टिंग पार्ट शुरू ही नहीं किया अभी तो, बस मैंने बताया है कंडक्टिंग पार्ट क्या है, पाइपलाइन है। आपके घर में भी तो गैस सप्लाई आ रही है, तो कहीं पे गैस का वेसल लगा है बड़ा सारा, फिर उनकी पाइपलाइंस बिछती है ना, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, फिर उसमें गैस ट्रेवल करती है, तो वो जो पाइपलाइन है वो कंडक्टिंग पार्ट है। ऐसे ही आपकी बॉडी में भी पाइपलाइन बिछी हुई है, वहां गैस ट्रेवल कर रही है। ठीक है ना, बस फर्क इतना है वो एलपीजी नहीं है, आपकी बॉडी में जो ट्रेवल कर रही है वो एलपीजी नहीं है। ठीक है, पाइपलाइंस के बाद गैस कहाँ पहुंचती है, आपके घर पे पहुंचती है, आपके घर पे पहुंचती है, उसके बाद गैस। ठीक है, जहां आपके घर में जो जगह है जहां गैस पहुंच रही है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज पार्ट, क्योंकि अब वहां से आपके घर को गैस मिलेगी, या फिर जहां भी आपको गैस की जरूरत है, गैस की वहां आपके घर में सप्लाई होगी। तो ऐसे बॉडी में कंडक्टिंग पार्ट के बाद देयर इज एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट वो जगह है जहां से जो गैस है फाइनली बॉडी की तरफ जाएगी, मतलब बॉडी की जिन सेल्स को, जिन पार्ट्स को जरूरत है ऑक्सीजन यानी कि उस गैस की, वहां से सप्लाई होनी शुरू होगी। ठीक है, दिस इज कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। अब एक बच्चे ने बता भी दिया कि एक्सचेंज पार्ट इज एल्वियोलाई। हम जिन बच्चों ने नहीं बता, कोई बात नहीं, अपन पता कर लेंगे, पर जिसने बताया था बिल्कुल सही, एक्सचेंज पार्ट इज एल्वियोलाई। तो आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिंग पार्ट के बारे में। ठीक है ना, कंडक्टिंग पार्ट के बारे में आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, कल ही पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा अपन ने बस ओवरव्यू देखा है कि कैसे जो है वो गैसेस ट्रेवल कर रही है। अभी हमें एक एक चीज के बारे में जानना है, फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ट्रैकिया क्या है, ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल क्या है, एक एक चीज के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हम तो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि हमारे नॉस्ट्रल्स है, और उसके बाद हमें पता है कि नोज के अंदर एक होलो स्पेस है, जिसे मैडम ने नेजल कैविटी बता दिया। उसके अंदर का रास्ता हमने ना कभी महसूस किया है, ना कभी देखा है, हमें कुछ नहीं पता कि उसके बाद कैसे एयर जो है ट्रेवल करती है। तो वो हम जानेंगे एक एक करके कि कैसे
नेजल कैविटी के बाद नेजोफेरेंक्स आता है, और उसके बाद फेरेंक्स, और उसके बाद लेरेंक्स आता है। वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लास कैसी लगी बता दो, एंड देन वी विल एंड द क्लास। हाँ जी, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? मैम टेरिकल ट्यूब एक बार और बता दीजिएगा। क्या बता दें दोबारा से बेटा? टेरिकल ट्यूब। ट्रैकियल ट्यूब्स, ओके। ट्रैकियल ट्यूब्स कुछ नहीं है, आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है बेटा, सांस, सांस यानी कि ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन को पहुंचाने का बॉडी में सब में अलग अलग सिस्टम है। तो आर्थ्रोपोड्स में क्या है, उनमें लंबी एक ट्यूब सेट है, वो ट्यूब वन लेंथ ट्यूब है। जैसे हमारी बॉडी में भी कंडक्टिंग पार्ट्स हैं, लेकिन आप देख रहे हो कंडक्टिंग पार्ट्स टूटे हुए हैं, पहले नोज है, फिर फेरेंग्स है, फिर लैरिंग्स है, ठीक है ना, कितने सारे पार्ट्स हैं। ऐसे नहीं कि एक कोई नोज से ट्यूब शुरू हुई और एंड तक एक सीधी ट्यूब। आर्थ्रोपोड में ऐसा है, उसमें वन लेंथ ट्यूब है, उसी ट्यूब को ट्रैकियल ट्यूब बोल रहे हैं। बस देखो हमारे अंदर भी तो ट्रैकिया है ना, लेकिन ट्रैकिया से पहले हमारे अंदर एयर कहाँ कहाँ से गुजरती है, नोज से, फिर फेरेंक्स से, फिर लैरिंक्स से, तब कहीं वो जाके ट्रैकिया में पहुंचती है। मेन ट्रैकिया ही होता है जिसे विंड पाइप बोलते हैं अपन, ठीक है। लेकिन वहां पे ये पार्ट्स नहीं है, आर्थ्रोपोड में ऐसा कुछ नहीं, वहां सीधा ट्रैकियल ट्यूब्स है, उसमें एयर जो है वो डायरेक्टली ट्रैकियल ट्यूब में एंटर करती है और बॉडी के लास्ट पार्ट तक ट्रैकियल ट्यूब से ही जाती है, वहां कोई अलग से एक्सचेंज पार्ट नहीं है। समझ आ गया माधव? क्लियर है? ओके फाइन। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी पूछिए बेटा। योर नेम इज अनुभव से अंजलि, राइट? नो डाउट, ठीक है, ऑल गुड। चलें तो फिर सब कुछ समझ, तो क्या नाम है बेटा बता दो? अनुभव इज माहिका, ओ गॉड, अनुभव वाज माहिका, ठीक है। देव वाज प्राची, अनुभव वाज माहिका, फाइन, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कोई डाउट नहीं है तो यस मैम लिख दीजिए।